हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन योर टिप्स माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो चैप्टर में यूज़ होंगे और उसका मतलब समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो सब कॉलोनिकल रूल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है इट रिफर्स टू अ सिस्टम, ये एक सिस्टम को रिफर करता है बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में एक सिस्टम जिस क्या है कॉलोनिकल रूल, अंडर विच इसके अंदर क्या होता है वन कंट्री बिकम द रूलर एंड द अदर बीइंग द कॉलोनी। तो इस रूल में क्या होता है, इन दो कंट्रीज का जो ये रूल है इसमें क्या होता है कि पहली कंट्री जो है, कोई एक कंट्री जो है रूलर बन जाती है और दूसरी कंट्री क्या होती है कॉलोनी। रूलर मतलब पहली कंट्री जो हमारी है वो रूल करेगी किस कंट्री को, दूसरी कंट्री को। एंड द रूलिंग कंट्री डेटरमाइन द इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी, और जो रूलिंग कंट्री है हमारी वही डेटरमाइन करती है उस दूसरी जो हमारी कॉलोनी थी, उस कॉलोनी जो थी उसकी पॉलिसी को कौन डेटरमाइन करता है, रूलिंग कंट्री। मतलब फर्स्ट कंट्री जो हमारी कंट्री जो फर्स्ट कंट्री थी वो सेकेंड कंट्री की इकोनॉमी पॉलिसी को डेटरमाइन करेगी। तो ये कॉलोनिकल रूल क्या है, कॉलोनिकल रूल दो कंट्रीज के बीच में सिस्टम जिसमें एक कंट्री बन जाती है रूलर और दूसरी बन जाती है कॉलोनी, और जो रूलर कंट्री है वही इकोनॉमी पॉलिसी क्या करती है उसकी डेटरमाइन करती है हमारी कॉलोनी की। तो हम आगे चलते स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या है स्टैग्नेंट इकोनॉमी? इट रिफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक, ये उस इकोनॉमी से ये ऐसी इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का क्या मतलब है, वो इकोनॉमी जो स्टक मतलब जो रुक जाती है, या वेरी स्लो एट द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, या बहुत धीमी है अपनी डेवलपमेंट के पार्ट में, ऐसी इकोनॉमी क्या है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो एक बार और देख लेते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो रुक जाती है बहुत स्लो है डेवलपमेंट के पार्ट में, वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब हम आगे चलते हैं, आगे है इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनिकल रूल। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी कॉलोनिकल रूल से के बाद, कॉलोनिकल रूल से पहले बिफोर कॉलोनिकल रूल हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो देखते हैं एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कॉलोनिकल रूल से पहले हमारा क्या था, हमारा एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था डेवलप एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलती थी लोगों को, एग्रीकल्चर से, एंड लिविंग अराउंड 85%। तो एग्रीकल्चर ही 85% लोगों का मेन सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, only those crops were grown that are used for self consumption and for village artisans। खाली वही क्रॉप्स उगाई जाती थी जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ हो। कॉलोनिकल रूल से पहले हम खाली वही क्रॉप्स उगाते थे जो हमारे कंजम्पशन के लिए, जैसे कि हमें चावल वावल हमने वही उगाए खाली क्योंकि वो हमें खाने थे, वो कहीं मतलब पहले सेल्स नहीं की जाती थी, कहीं भी सेल नहीं की जाती थी, वो खाली कंजम्पशन के लिए और विलेज आर्टिस्टियंस को दे दिए जाते थे। ठीक है, तो कहीं उनको बेचा नहीं जाता था पहले, खाली अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगाए जाते थे। फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, वो फेमस थी किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी फेमस थी। हाथ से बने सामानों की बहुत ज़्यादा मांग थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, मतलब बना बहुत अच्छी फेमस थी हमारी इंडियन इकोनॉमी इसके लिए। एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड। तो हमारी एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। तो हम जो थे हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड थी किसके साथ, एशिया और यूरोप के साथ। इंडियन इकोनॉमी कैसे कब थी, जब कॉलोनिकल रूल से पहले क्या थी, हमारी अच्छी खासी ट्रेड थी एशिया और यूरोप के साथ। आगे इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रोपीरियस इकोनॉमी। इंडिपेंडेंट थी हमारी इकोनॉमी, मतलब किसी की गुलाम नहीं थी, सेल्फ रिलायंट थी, मतलब खुद ही सब कुछ करने लायक थी हमारी इकोनॉमी के। पहले हमने हमारी इकोनॉमी के बारे में बात की बिफोर कॉलोनिकल रूल। अब देखते हैं आफ्टर क्या होता है। ये थी हमारी पहली इकोनॉमी कैसी थी बिफोर कॉलोनिकल रूल से। अब हम आगे देखते हैं, आगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की स्टेट को। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम जब स्वतंत्र हुए उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर की क्या स्टेट रही वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी की लेवल बहुत कम थी, लो लेवल थी हमारी प्रोडक्टिविटी की। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत स्लो थी या लो थी, बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी। ड्यू टू विच आउटपुट वाज आल्सो लो।
प्रोडक्टिविटी कम थी, इसी वजह से हमारा आउटपुट भी क्या था, कम था। अब प्रोडक्टिविटी इट मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर हेक्टेयर इज टर्म्ड एज प्रोडक्टिविटी। तो हमारा आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा था पर हेक्टेयर, हमारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब एग्रीकल्चर से जितनी हमारी उत्पादन होती थी वो बहुत लो था। अब हम आगे देखते हैं, गैप बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल। पहले क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उसने क्या किया, जो लैंड थे ना उसको बड़े बड़े पार्ट्स में तोड़ के उन सबको ना ओनर्स को डिवाइड दे दिया, मतलब जमींदारों को दे दिए लैंड्स या किसी को भी। और वो जमींदार क्या करते थे, उन लैंड को ना किराए पर छोटे छोटे किसानों को दे दिया करते थे। तो वो किसान जो थे वो तो हमारे हो गए टिलर ऑफ सॉइल, और जो जमींदार थे वो हो गए हमारे ओनर ऑफ सॉइल। तो क्या था, गैप था उन दोनों के बीच में, ओनर ऑफ सॉइल और टिलर ऑफ सॉइल के बीच में। कैसे, अब देखते हैं। एग्रीकल्चर वॉज मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ था ब्रिटिश राज के टाइम पे। ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हमारे किस चीज़ को किया, एग्रीकल्चर को, जो कि 85% ऑफ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था हमारे लिए। दे क्रिएटेड जमींदारी सिस्टम। उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम क्रिएट किया जिसको हम लैंड रिवेन्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं। लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया, जमींदारी सिस्टम, उसमें जमींदारों को ज़मीन दे दी जाती है और वो जमींदार क्या करते हैं, छोटे छोटे किसानों को वो ज़मीन किराए पे दे देते हैं और उनके बदले उनसे काफ़ी अमाउंट में पैसे मांगते हैं या अपने अनाज का कुछ हिस्सा मांगते हैं। ओनर ऑफ सॉइल शेयर द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ देयर रेंटल वैल्यू। तो जो ओनर थे, मतलब जो जमींदार थे उस ज़मीन के, वो शेयर देयर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ रेंटल वैल्यू। तो वो उनसे क्या लेते थे, रेंट लेते थे। रेंट वैल्यू में उनकी जो शेयर्स थे या जो आउटपुट वो जो जनरेट करते थे, मतलब जो कोई किसान जो भी उगा रहा है उससे रेंट के रूप में वो आउटपुट ले लिया करते थे, एज एन इनकम हो जाती थी वो उनकी। ठीक है, आगे है द सेल्डम शेयर द आउटपुट। और वो अकेले वो जो आउटपुट था और उनको देना पड़ता था। देयर वर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम एंड फार्मर टिलर वर गिविंग फॉर सब्सिस्टेंस। वो क्या करते थे, वो हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की सोचते थे और वो बेचारे वो फार्मर्स को उन्हें देना पड़ता था। तो ये जो ब्रिटिश राज था उसने सबसे गंदा काम क्या किया था, एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम जनरेट करके। वो लैंड रिवेन्यू सिस्टम की वजह से जो ओनर है और जो टीलर है सॉइल के, दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया था। गैप क्या था कि वो जो ओनर है सॉइल के, वो उनसे उनकी सारी आउटपुट ले लेते थे, एज अ रेंट ले लेते उनका आउटपुट, और अपना आउटपुट उनको बढ़ाते रहते थे उनका रेंट, जिसकी वजह से उन पर उधार का उधार चढ़ता जाता था। आगे देखते हैं हम, अगला डिपेंडेबिलिटी ऑन रेन। रेन पे डिपेंडेंट थे हमारा, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर था वो किस पे डिपेंड था, रेन पे। मतलब हमारे पास क्या नहीं था, सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं था हमारे पास, इसी वजह से हम किस पे डिपेंडेंट थे, रेन पे। तो आगे देखते हैं, इंडियन फार्मर्स वर डिपेंड अपॉन रेनफॉल। हम रेनफॉल पे डिपेंड थे। गुड रेनफॉल इम्प्लाइज गुड आउटपुट। अगर अच्छी बारिश होगी तो हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, वाइल पुअर रेनफॉल इम्प्लाइज पुअर आउटपुट। और अगर रेनफॉल नहीं हुई तो हमारा आउटपुट भी नहीं होगा। तो नो एफर्ट्स वर इवन मेड अंडर ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले गए कि कोई परमानेंट सोर्स बना दे इरिगेशन का। नहीं, ब्रिटिश ने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले कि कोई परमानेंट सोर्स बना जाए इरिगेशन का। हमारी इंडियन इकोनॉमी किस पर डिपेंड रह गई, रेन पे। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब हम आगे देखते हैं, आगे पुअर लेवल ऑफ टेक्निक। मतलब हम जो टेक्निक्स यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में वो पुअर थी, मतलब बहुत पुरानी या बेकार किस्म की। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टेक्निक यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर वाज आउटडेटेड। तो जो हम टेक्निक यूज़ करते थे इंडियन एग्रीकल्चर में अपने, वो क्या थी, आउटडेटेड, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। वाइल अदर कंट्रीज लाइक USA, रशिया, फ्रांस एटसेट्रा आर यूजिंग एडवांस टेक्निक इन एग्रीकल्चर। हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा एग्रीकल्चर था उसकी क्या दशा थी, हम आउटडेटेड टेक्निक्स यूज़ करते थे।
और वहीं अगर हम देखें यूएसए, रशिया और फ्रांस को, तो वो क्या करते थे, एडवांस टेक्निक यूज़ करते थे, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो कितनी बैकवर्डनेस दिखा रखी है यहाँ हमारी इकोनॉमी की, ना हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ना हमारे पास कोई टेक्निक है, एक हमारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात की गई है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बेकार थी एग्रीकल्चर की। अब हम देखते हैं कि बैकवर्डनेस क्यों आई हमारे एग्रीकल्चर में, ऐसे कौन कौन से रीजंस थे या फैक्टर्स थे। तो हम पहले फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। सबसे बड़ा रीज़न क्या था हमारे एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम को आप जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए यूनिक ट्रायंगुलर सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट, जमींदार एंड फार्मर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक यूनिक ट्रायंगुलर सिस्टम लाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो एक ट्रायंगुलर सिस्टम लाई, किन किन के बीच में, गवर्नमेंट, जमींदार और फार्मर के बीच में। क्या था उसमें, देखते हैं उस लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जैसे ये देखो, ये गवर्नमेंट है हमारी, ये फार्मर्स हो गए, जमींदार हो गए, ट्रायंगुलर सिस्टम है तो ट्रायंगल सा बन रहा है। तो जो गवर्नमेंट थी वो इन दोनों को मतलब क्या करती थी, गवर्नमेंट जो है इन दोनों पे ध्यान देती थी, लेकिन कैसे, जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जमींदार को लैंड बेच देती थी, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स को दे देते थे वो लैंड, ठीक है, चार्ज, एज अ चार्ज उन्हें दे देते थे। और वो फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स का शोषण करते थे। कैसे करते थे, उन पे इतना चार्ज लगा के। और परमानेंट ओनर कौन बन गए थे लैंड के, जमींदार। ये खाली टीलर बन के रह गए थे फार्मर। इन्हें चार्ज भी इतना देना पड़ता था कि वो कर्जे में दबते जा रहे थे, और ज़मींदार जो है उसका चार्ज बढ़ाते जा रहे थे, और वो परमानेंट ओनर बन गए थे। और उन्हें क्या करना पड़ता था, बस अपना एक फिक्स्ड सम, गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट का मनी देनी होती थी गवर्नमेंट को खाली उन्हें। ये तो गवर्नमेंट को तो फिक्स्ड अमाउंट का देते थे, और फार्मर से कितने भी अमाउंट का एज अ रेंट मांग लेते थे, ठीक है। और फार्मर्स को ये देना होता था इन्हें, ज़मींदारों को। ये गवर्नमेंट से लेते, गवर्नमेंट को देते थे फिक्स्ड अमाउंट में, और फार्मर से लेते थे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था, ठीक है। तो ये हमारा लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जिसमें वो कितना फ़ायदा उठाते थे। अब एक बार हम फीचर्स देख लेते हैं इसके। जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। तो जमींदार को क्या बना दिया था, परमानेंट ओनर बना दिया था सॉइल का। जमींदार हैड टू प्ले अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। और जमींदारों को क्या करना था, गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट देना होता था एज अ लैंड रिवेन्यू। लैंड के रिवेन्यू के नाम पे गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था। जमींदार वर फ्री टू चार्ज एज मच फ्रॉम टीलर दे कुड। और जमींदार फ्री थे, मतलब वो बिना रोक टोक टीलर से कितना भी चार्ज कर सकते थे, कितना भी ज़्यादा जितना वो चाहते। क्या था, जमींदार तो परमानेंट ओनर बना दिए गए, उन्हें फिक्स्ड सम देना होता था गवर्नमेंट को एज अ रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू। और जमींदार फ्री थे कि वो कितना भी चार्ज कर सकते, किन से, टीलर से, जितना ज़्यादा वो चाहे, ठीक है। देखो यहाँ पे यही बात की गई हमने। अब सेकंड रीज़न जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अपने सिर्फ हम जो क्रॉप्स थे वो खाली किस में यूज़ करते थे, सेल्फ कंजम्पशन पे। तो देखते हैं, इट रिफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फ्रॉम द मार्केट। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या किया, हमने शिफ्ट कर गए। कैसे शिफ्ट, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट करें, हमने शिफ्ट कर लिया किसी सेल्फ कंजम्पशन से कल्टीवेशन फॉर मार्केट तक की तरफ। मतलब अब हम सेल्फ कंजम्पशन का मेन मोटिव नहीं हमारा प्रोडक्शन के लिए, अब हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन फॉर मार्केट। अब हम मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने लग गए। किसके लिए, अब हमने क्या किया, अब हम खाली अपने लिए क्या कहते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए खेती नहीं करते थे, अब हम मार्केट में देने के लिए खेती करने लग गए। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट कमर्शियलाइज्ड क्रॉप। अब फार्मर्स को क्या किया गया, कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया गया। कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि हमारी इंडिगो है, ऐसी क्रॉप्स जिनको खाने के लिए नहीं, पैसे के मोटिव के लिए उगाया जाता है, ठीक है। इंडिगो जैसे कि नील की खेती, सुनना है ना नील की खेती, तो वही। तो इंडिगो की तरफ शिफ्ट किया गया फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स। उन्हें क्या कहा गया, वीट और राइस को छोड़ के तुम इंडिगो उगाओ। और जो किसने करा, ओनर्स ने
टिलर्स को फोर्स किया कि तुम वीट राइस ये सब फसलें छोड़ के इंडिगो उगाओ। इस वजह से हमारी जो है बैकवर्डनेस आई। ठीक है, जो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस वीट राइस लाई सब्सटीट्यूएंट्स। तो ब्रिटिश रूल की एंट्री के बाद उन्होंने फोर्स किया प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स। उन्होंने फार्मर को फोर्स किया। उससे पहले फार्मर क्या उगाते थे, वीट राइस, लेकिन जब से ब्रिटिश राज आया तब से उन्होंने फोर्स किया क्या करने के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए। किसके लिए, मार्केट में सेल के लिए। और वो कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी थी, इंडिगो। ठीक है, और हमारा सोर्स है लैक ऑफ परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। लैक ऑफ परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये जैसे हमने बातचीत की थी कि हम डिपेंडेंट थे खाली रेन पे, हमारे पास कोई इरिगेशन का सोर्स नहीं था और ना ही ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट्स डाले उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगला है पुअर कंडीशन स्मॉल लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो जो हमारे एक जो ओनर थे खेत के या जो भी ज़मीन के, उन्होंने जो लैंड था उन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग किसानों को दे दिया। तब किसानों के पास लैंड ही बहुत छोटा छोटा, तो कितनी ज़्यादा खेती कर लेंगे, तो उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी। एक रीज़न ये है बैकवर्डनेस का हमारे एग्रीकल्चर के। एक है लैक ऑफ टेक्निक इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वही पॉइंट कि हमारे पास टेक्निक नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम आउटडेटेड टेक्निक्स को यूज़ किया करते थे। और उसकी जगह जो USA है, फ्रांस है, रशिया, ये क्या करते थे, एडवांस टेक्निक यूज़ किया करते थे। ये था हमारा एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में या इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।